आजकल झूठ के अनेक प्रकार हो गए। पिछले कुछ सालों से ऐसा समय आया है कि जो नहीं हुआ है उसको होता हुआ दिखाया जा रहा है। किसी भी घटना या भाषण को ऐसा दिखाया जाता है जिसको देखते समय ऐसा लगेगा जैसे सच्चाई का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पर हकीकत कुछ और ही होती है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने पहुंचे। भाषण सार्वजनिक रूप से सामने आते ही बीजेपी के नेता, आईटी सेल और गोदी मीडिया ने काम शुरू कर दिया। बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर जो कहा गया उससे स्पष्ट हो गया था कि शाम के गोदी मीडिया के प्राइम टाइम का रूपांतरण कैसे होने वाला है। राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने के लिए एडी से चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया। थोड़ा सा ट्रेलर आप देख लीजिए। राहुल ने पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा, टेररिस्ट अटैक नहीं कहा। उन्होंने पुलवामा के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप और आपका चैनल उनको एट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पिछले साल 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की थी और इन देशों में राहुल गांधी का अपना देश भारत भी है, अगर वो इसे अपना देश मानते हैं तो। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को शुरू हुई। राहुल गांधी अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं, चीन की प्रशंसा कर रहे हैं। पुलवामा को आतंकी हमला नहीं कहा गया है। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है। हकीकत क्या है, फसाद क्या है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन मुख्य बात, सुधीर चौधरी साहब को राहुल गांधी की आलोचना में इतना लीन नहीं होना चाहिए कि आपको ये ही नहीं पता चले कि भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को नहीं 7 सितंबर को शुरू हुई थी। अब वापस से मुख्य मुद्दे पर आइए। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे ज़्यादा विभिन्नताओं वाले हमारे देश को पैदल नापा है। लोगों से मिलते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, रूट लेवल पर किस वर्ग को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उनका संभावित समाधान क्या हो सकता है, ये सब राहुल गांधी ने नज़दीक से परखा है। आज़ादी के बाद वो पहले ऐसा नेता है जिन्होंने पैदल ही पूरे देश को नापा है। इसलिए पूरे देश और दुनिया की निगाहें राहुल गांधी पर हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस यात्रा से उन्होंने क्या क्या रूट लेवल पर देखा और अनुभव किया। इसलिए कैम्ब्रिज के लेक्चर पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी थी। राहुल ने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया और जैसे कि लोग आस लगाए बैठे थे, उन्होंने कई ऐसी गहन चीज़ें बताई जिनको जानना बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। पर गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के लेक्चर को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा कि आज जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, ये जानकर कि देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस और एंकर किस तरह एक सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी को और कांग्रेस को बदनाम करने में लगे। सुनिए। और राहुल गांधी ने अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए इसी भाषण में हर वो बात कही है जो भारत को कमजोर करती है, जो भारत को तोड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करती है। हर वो बात कही है जो भारत को तोड़ती है, भारत को बदनाम करती है। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद उनके विचारों में जरा भी अंतर नहीं आया है। वो लगातार देश को कमज़ोर करने की बातें कर रहे हैं। इनका ये शो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इस देश के सबसे बड़े दुश्मन तो राहुल गांधी ही हैं और आपका भी मन करेगा कि हाथ में एक लठ आ जाए और सामने राहुल गांधी आ जाए तो आप उनकी रजाई सी भर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि राहुल गांधी ये बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी। संसद से लेकर मीडिया तक उनको नहीं बोलने दिया जाता। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकारी संस्थाओं का गलत प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस यात्रा की ज़रूरत आन पड़ी। किसी चीज़ पर लेक्चर देना है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा ना कि इसकी ज़रूरत किस लिए आन पड़ी थी। पर जिन बातों को मुद्दा बनाकर गोदी मीडिया ने अपना घंटों का प्राइम टाइम खींच डाला, उन मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपने 1 घंटे से ज़्यादा के भाषण में सिर्फ 3 मिनट तक बोला है। और इस 3 मिनट के अलावा उनका पूरा भाषण भारत जोड़ो यात्रा, चीन और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मॉडल में फ़र्क और वैश्विक स्तर पर एक दूसरे की बातें सुनकर आगे बढ़ना शामिल है। उनके इस लेक्चर को पॉइंट बाय पॉइंट हमने सुना है। उन्होंने ढेर सारी बातें ऐसी बताई हैं जो अब तक उन्होंने किसी भी मंच से नहीं की थी और सकारात्मक संदेश देने वाली वो बातें हैं। गोदी मीडिया ने गला फाड़ फाड़ कर आपको बताया कि जिस पेगासस का आरोप राहुल गांधी सरकार पर लगा रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लीन चिट दे चुका है। गोदी मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घुमाकर ये दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी एक महा झूठे प्राणी हैं। सुनिए। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by
intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. कि राहुल गांधी जिस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी जासूसी कराने का इतना ग्लैमरस आरोप लगा रहे हैं, वो सभी आरोप देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुके हैं। बार बार आंखों को ऊपर नीचे करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर खूब जोर दिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच की तो पाया कि 29 में से सिर्फ 5 फोन में मालवेयर मिला है, पर वो मालवेयर पेगासस नहीं है। तिहाड़ी ने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह भी लिखा था कि जांच के दौरान सरकार ने सिक्योरिटी इशू दिखाकर सहयोग नहीं किया। जो 5 फोन में मालवेयर मिला था, जब सरकार से पूछा गया कि क्या ये पेगासस है, तब भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, सिक्योरिटी इशू दिखा दिया। सरकार से जब ये पूछा गया कि क्या आपने पेगासस खरीदा है, तो सुरक्षा का हवाला देकर कुछ भी बताने से मोदी सरकार ने मना कर दिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का अपने निर्णय में यही लिखना पड़ा कि फ़ोन में पेगासस होने के कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि पेगासस क्या है क्या नहीं इसके बारे में सहयोग सरकार कर ही नहीं रही है। कल्पना कीजिए कि आपके खिलाफ किसी मामले में जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? शायद नहीं। आपके शरीर का गोरा रंग नीला करके सारा सच उगलवा लिया जाएगा। पर पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तब, और इसी को एक गलत नैरेटिव से गोदी मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ जोर शोर से परोस रही है। सवाल आज भी यही खड़ा है कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा, पर सरकार जवाब देने के बजाय धमकाती है। देखिए वीडियो। आप बार बार हमारे ऊपर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को आपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है? आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप। या तो इनके पास एक भी आधार हो, किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का। मेरा फिर आग्रह है कि अगर मेरी से कोई गलती हुई है तो सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। आपको कहना है साहब, इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है, उन पर हुआ है। आप तथ्य रख दो, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया। भाई बदनामी नहीं है आपके नेता की तरफ। आदेश दीजिए सर, तो हम क्या कर सकते हैं? आदेश दीजिए। गौरव गोगोई ने भी यही कहा जो राहुल गांधी ने कहा, पर पेगासस खरीदने के मुद्दे में अमित शाह चुप क्यों है, सरकार चुप क्यों है? एक बात और, गोदी मीडिया कह रही है कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की जांच से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें अपना फोन जमा कराकर FIR करा के आगे एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि किसी के फ़ोन में पेगासस घुसाने के लिए आर्मी की बटालियन नहीं बुलाई जाती है। यह रिमोटली दूर बैठे ही किसी के फ़ोन में घुसाया जाता है और रिमोटली ही दूर से ही हटाया भी जा सकता है। दुनिया का कोई भी न्यायालय हो वो सबूतों पर चलता है, आपको पता है इस बात का। अगर जब पेगासस कहीं दूर बैठे डिवाइस से वापस हटा लिया जाएगा तो सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ होगा नहीं। पत्रकारिता की नैतिकता को माने तो तिहाड़ी को अपना धर्म निभाकर सरकार से पूछना चाहिए था कि उन्होंने पेगासस खरीदा या नहीं। सीधी बात। अगला मुद्दा राहुल गांधी ने जो उठाया वो विपक्ष को चुन चुन कर टारगेट करने को लेकर है। सरकारी संस्थाओं का मिसयूज करके विपक्ष की घेराबंदी की जो कोशिश हो रही है, इस बात को वैलिडेट करने के लिए बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं। कैसे कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा बनाया जाता है, यह किसी से छुपा नहीं है। इस लिस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी हैं। ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिनके खिलाफ ईडी के केस थे, पर जब वो बीजेपी में आ गए तो सारे केस ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। और जिन्होंने बीजेपी में आने से मना कर दिया उनको जेल में ठूसने में सरकार ने कोई कोताही नहीं बख्शी। पवन खेड़ा को आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो वो आज असम की जेल में पड़े होते। गुजरात चुनाव के समय जिग्नेश मेवाणी को गुजरात से उठाकर असम की जेल में रखा गया, बीजेपी शासित राज्य में। मनीष सिसोदिया ने तो यहाँ तक कहा कि उनको ऑफर मिला था बीजेपी की तरफ से कि आ जाओ बीजेपी में, तुम्हें सीएम बना देंगे। उन्होंने मना कर दिया। उनका क्या हाल है आज सबको पता ही होगा आपको। पर गोदी मीडिया ने इस पूरे प्रकरण को कैसे दिखाया प्राइम टाइम में, आप ये वीडियो देखें। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know,
should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? ये दूसरा उनका मुद्दा था जिसमें वो अपने आप को जननायक की तरह पेश करना चाहते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की है। लोकतंत्र की तरह भारत का अल्पसंख्यक वर्ग भी आज खतरे में है। माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का मोदी सरकार में आंका जा रहा है। राहुल गांधी की इस बात में कोई झूठ तो नहीं। मस्जिद पर रॉकेट दागकर कुछ लोग डांस कर रहे हैं। जुनैद और नासिर को गोरक्षकों द्वारा गाड़ी में डालकर जला दिया जा रहा है। हिंदू इलाकों में मुसलमान सब्जी बेचने पहुंचते हैं तो उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाकर माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। और जुनैद और नासिर से पहले वारिस को मौत के घाट उतार दिया गया था और प्रशासन इसको एक एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर देती है। क्या ये माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं? पर जो चीज़ें बीजेपी के एजेंडे में शामिल हैं उनके अनुकूल ही एजेंडा गोदी मीडिया को चलाना है। इससे पहले पाकिस्तान जैसे देश ये आरोप लगाते थे कि अल्पसंख्यक खतरे में है। अब ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। इनका मानना है कि देश में माइनॉरिटीज़ के साथ न तो कुछ गलत हो रहा है और न ही उसकी आवाज़ उठाने के लिए इस देश में कोई है। कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को ये पाकिस्तानी कहना चाहता है। We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second class citizen in India. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा आज कि लोकतंत्र की तरह भारत का अल्पसंख्यक वर्ग भी आज खतरे में है। तो ये वाला कार्ड भी उन्होंने खेल दिया कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में। इससे पहले पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो ये आरोप लगाते थे कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, लेकिन आज राहुल गांधी ने भी वो आरोप लगा दिया। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी के भाषण की वो बातें जिसके बारे में किसी मीडिया ने चर्चा नहीं की। गोदी मीडिया ने तो राहुल के 1 घंटे के भाषण में से चुन चुन कर क्लिप उठाई, उनसे एजेंडा चलाया और पूरे भाषण को बकवास और देशद्रोही बताया। पर जो बातें अब आपको पता चलेगा वो काफ़ी रोचक हैं, सकारात्मक संदेश देने वाली हैं। ये वो हिस्सा है जो आपको नहीं दिखाया गया, आपके सामने नहीं आया। सबसे पहले राहुल ने कहा कि यात्रा में ज़्यादातर मैंने लोगों को सुना है। ऐसे लोगों से मिले जिनके कल्चर, उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, जिनके बारे में हमारे जैसे लोग ज़्यादातर अनजान हैं। उन्होंने जानने की कोशिश की कि हमारे देश के लोग देश और दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। उनका मतलब साफ था, दिल्ली से बैठे बैठे देखोगे तो बहुत कुछ ऐसा छूट जाएगा जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं, पर वास्तव में वो समस्या है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो कोई आइडिया नहीं था कैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, पर जैसे जैसे समाज के हर वर्ग के लोग उनसे मिलने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि मुझे अपना मुंह बंद करके लोग जो बताना चाहते हैं पहले उनको सुनना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी ने कुछ ही दिनों में सहनशीलता की आदत डाल ली। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके इलाके में किसी राजनेता की कोई रैली या रोड शो हो रहा है और आपके मन में कुछ ऐसा है जिसको आप उस नेता को बताना चाहते हो। अगर आपने उस नेता की जय बोली तो हो सकता है वो नेता आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे, पर अगर आपने अपने इलाके की कोई समस्या को बताना चाहा तो हा हुल्लड़ में आपकी आवाज़ दब जाए, ये हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा और ऊंची आवाज़ में बोला तो हो सकता है आपको विपक्षी पार्टी का बताकर बेइज्जत कर दिया जाए और पुलिस उठाकर आपकी सेवा कर दे, ये भी हो सकता है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और बाकी नेताओं की यात्रा में कितना फ़र्क है, इस बात की सराहना तो होनी चाहिए। उन्होंने पैदल ही पहली बार ऐसा कदम उठाया, इतनी हिम्मत दिखाई है कि कोई राजनेता एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पैदल ही इस देश को नाप दे। अपना मुख्य भाषण शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने बताया कि हमें इस यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंस्टीट्यूशन को लेकर अटैक हो रहे हैं, मीडिया और डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर को सत्ता के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ओपोजिशन को दबाया जा रहा है। इंडिया जो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि मोदी सरकार को राज्यों को भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए थी, पर जो बीजेपी और नॉन बीजेपी करके जो विभाजनकारी एनवायरनमेंट पैदा किया जा रहा है, विपक्षी सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई। तो जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसको लेकर भी सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने और मीडिया ने राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की, पर जब पता चला कि ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तब जाके उनकी आवाज़ दबी।
उन्होंने बताया कि मिसयूज ऑफ द पावर हो रहा है, पेगासस पत्रकारों के, विपक्षियों के फ़ोन में डालकर उनकी जासूसी की जा रही है, जजों के फ़ोन में डालकर भी जासूसी की जा रही है, कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अब तो पैदल ही जनता के मुहाने या दहलीज पर जाकर ही उनसे संवाद करना पड़ेगा। उन्होंने महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी और उसके बाद अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी थी। राहुल ने बेसिक फिलॉसफी क्या थी इस यात्रा की, उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा का मतलब एक ये भी था कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देकर इस योग्य बनाना कि समाज के हर वर्ग का कष्ट समझ सके। और जब आप अपने आप को कष्ट से गुजारते हैं, अपने मुंह को बंद करके दूसरों के विचारों को सुनते हैं, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के स्वभाव को परे रखते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे तरीके से सुन पाएंगे। धार्मिक तपस्याओं में भी यही होता है, जब एकाग्रता के साथ खुद को कष्ट देकर अपने चारों ओर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। राहुल ने बताया कि मुझे मेरे चारों तरफ चल रहे लोगों से ताकत मिल रही थी। इस पूरे एनर्जेटिक सिस्टम में राहुल ने ये भी सुनिश्चित किया कि उनके आगे का स्पेस खाली रहे, ताकि कोई भी उनसे मिलने आ रहा है वो तसल्ली से उनके साथ चलकर अपनी बात बता सके। राहुल गांधी ने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो भी उनसे मिलने आए उनको ये लगे कि वे अपने घर के किसी सदस्य से मिल रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से। ऐसा माहौल जब लोगों को नज़र आया तो उन्होंने राजनीतिक बात नहीं की, व्यक्तिगत बात की, जिससे वो चीज़ें उभर कर सामने आई जिनकी कल्पना भी राहुल गांधी जी नहीं कर सकते थे। अगर कोई किसान राहुल गांधी से मिलने आता था तो यात्रा के शुरुआत में वो सोचते थे कि किसान है, इनको अपने फसल के दाम को लेकर कोई दिक्कत होगी, इनको अपने ज़मीन पर जो कर्ज लिया है उसको लेकर कोई दिक्कत होगी। पर जैसे जैसे वो किसानों से, लाखों किसानों से मिलते गए, उनको किसानों के बारे में वो चीज़ें पता चली जिनकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे अगर उन्होंने ये यात्रा नहीं निकाली होती तो। और बाद में धीरे धीरे राहुल गांधी को लोगों से हाथ मिलाते ही अंदाज़ा होने लगा कि इनकी असल समस्याएं क्या हैं, इनके अंतर्मन में क्या है। एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया। जब वे यात्रा कर रहे थे तो दो बहनें उनसे मिलने पहुंची। एक ने उनके दाएं हाथ को पकड़ लिया, दूसरी ने उनके बाएं हाथ को पकड़ लिया। राहुल को इस बार हाथ लगते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ। राहुल ने और कुछ पूछने के बजाय सीधे ये पूछा कि बताओ हुआ क्या है। जवाब आया कि हम दोनों बहनों के साथ 5 लड़कों ने गैंग रेप किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस को बुलाते हैं, कोप्स, वी शुड कॉल कोप्स, आपकी आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। राहुल ने कहा कि बिना पुलिस को बुलाए और सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाए बिना मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इस बोझ को बिना किसी को बताए ढोती रहेंगी। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके अंदर वो क्या विश्वास जागा जिसके चलते उन्होंने ये बात राहुल गांधी को बताई। राहुल ने कहा कि इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े, जवान सब आए। उन्होंने जब भीख मांगने वाले बच्चों को देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और वो बच्चे आते ही राहुल गांधी से चिपक गए। राहुल ने बताया कि कोई भागा भागा आया और कहा कि इनके गले मत लगो, ये काफ़ी मैली हालत में है। राहुल का जवाब था नहीं, मैं और तुम इन भिखारी बच्चों से ज़्यादा मैले हैं। J&K में अपनी यात्रा के बारे में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बताया। पुलवामा जो इंसर्जेंसी वाली जगह है, वहाँ जो हैपनिंग हुई थी, वहाँ उन्होंने पुष्प अर्पित किए, ये भी उन्होंने बताया। और J&K में काफ़ी समय से जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस साझा किया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले दिन थोड़े से ही लोगों के आने की आशंका थी, पर काफ़ी लोग, लगभग 40-50 हज़ार लोग आ गए एकदम से, और जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया पूरी तरह से और वो आगे नहीं बढ़ पाए। राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर बैठे थे, ये उसी समय की तस्वीर है। अगले दिन राहुल फिर चले। सिक्योरिटी ने कहा कि बाकी प्रदेशों में आपने जो किया प्लीज़ वो यहाँ मत कीजिएगा, बाहर से किसी को अंदर मत बुलाना। पर राहुल नहीं माने। एक स्थानीय कश्मीरी नौजवान को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। उसने आते ही कहा कि राहुल जी, क्या आप रियली वास्तव में हमें सुनने आए? राहुल ने हामी भरी और उस कश्मीरी लड़के ने कहा कि ऊपर देखिए। किसी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो मिलिटेंट है। राहुल थोड़े असहज हुए, पर मिलिटेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा और वो सुरक्षित वहाँ से निकल गए। राहुल गांधी सोचे कि ये तो मेरे ऊपर अटैक कर ही देगा। राहुल ने कहा कि इस बात का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वास्तव में मैं आपके दिल की बात सुनने आया हूँ, वो भी अहिंसक तरीके से,
इसलिए हिंसक लोगों के दिल से भी नफरत मिटी और उन्होंने कोई गलत गतिविधि नहीं की। पर गोदी मीडिया ने कश्मीर की इस घटना को मिलिटेंट से जब किसी ने उनकी तरफ इंडिकेशन करवाया था, तो इस घटना को पूरी गोदी मीडिया ने कश्मीर की इस घटना को ऐसे पेश किया जिससे ये लगे कि राहुल गांधी आतंकवादियों के समर्थक हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इसका संदर्भ भी अलग है। वो बताना चाहते थे कि अगर कोई वॉयलेंट आदमी भी है, उसके पास आप प्यार और प्रेम की भावना लेकर जाते हैं, उसके दिल की बात सुनने जाते हैं, तो आपकी बात सुनेगा ज़रूर। राहुल ने बताया कि वे अमेरिका में पढ़ाई करते थे। जब घर आना हुआ तो टैक्सी पकड़ी, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते समय जब वे अपना सूटकेस निकाल रहे थे तो वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि आप अपना सूटकेस यहीं छोड़ दीजिए, ये जहाज़ में पहुंच जाएगा। राहुल ने वहीं छोड़ दिया। इसके बाद राहुल सीधे एयरपोर्ट में घुसे और जहाज़ में आकर बैठ गए। आज के ज़माने की तरह उस समय ना ही सिक्योरिटी चेकअप हुआ था, ना ही पासपोर्ट और दूसरे कागजात चेक हुए। उनका पासपोर्ट भी जब चेक हुआ जब वो जहाज़ में बैठ गए थे। पर यह सब चला 9/11 के हमले तक। उसके बाद एयरपोर्ट पर बड़े बड़े एक्सरे मशीन और दूसरे सुरक्षा उपकरण देखे जा सकते हैं। राहुल ने बताना चाहा है कि आतंकवादी हमले के बाद लोगों में नफरत और भय का माहौल पैदा हुआ है। लोकतंत्र की जो खुली आज़ादी थी उसको सिक्योरिटी के चलते कमतर करना पड़ा। यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत में भी अमेरिका में आतंकवादी हमले से पहले का जो खुला लोकतंत्र का खुला दर्शा था उसके सपने भारत में देख रहे हैं। और ये सच भी है कि जब लोगों के दिले से नफरत मिट जाएगी तो भय खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र इतना ज़्यादा आज़ाद और स्वस्थ और स्वतंत्र आपको देखेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अमेरिका के पास सारे संसाधन होते हुए भी अमेरिका के बजाय चीन कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, इसके बारे में विस्तार से अपना पक्ष राहुल गांधी ने रखा। उन्होंने कहा कि चीन प्रकृति की एनर्जी का पूरा सदुपयोग करके आगे बढ़ा, पर अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया। येलो रिवर की एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कैसे इस रिवर की पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल चीन के लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका में बड़े बड़े आइडियाज़ की खोज हुई, पर उन आइडियाज़ पर एक्चुअल में धरातल पर काम ज़ोर शोर से चीन ने किया। यही इन दोनों देशों में फ़र्क हो गया और इसी के चलते चाइना आज एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भी चाइना में हैं। पर हमारे देश की गोदी मीडिया को उनके इस वक्तव्य में भी जब वो अमेरिका और चाइना को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें एक देश विरोधी एक्टिविटीज़ उनको नज़र आई कि राहुल गांधी तो चाइना की प्रशंसा कर रहे हैं, वो हमारे सैनिकों पर हमला हो रहा है वहाँ से इनक्रोचमेंट कर रहे हैं। उनको वो शायद भूल गए कि चाइनीज़ जो अटैक हमारी बॉर्डर पर कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है, राहुल गांधी ही उठा रहे हैं। पर मतलब उनको अपना एजेंडा चलाना है तो उसमें कोई भी पॉइंट फंस जाओ उसको डाल देते हैं। खैर, अब गोदी मीडिया को एक तरफ रखिए, आगे बढ़ते हैं। राहुल ने कहा कि भारत और अमेरिकी देशों में जो लोग महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक वैसा ही मीडिया में नहीं दिखाया जाता। यानी कि धरातल पर जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर उनका परिदृश्य नहीं आ रहा है। मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा कि ग्राउंड लेवल पर देखिए कि लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं और लोगों की राय ये है। आय की असमानता पर उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। आय की असमानताओं के कारण ही हमारे देश में एक आदमी के पास सारी इंडस्ट्री चली गई, ताबड़तोड़ तरीके से सब कुछ उसी को दिया गया और हर सेक्टर में वही अव्वल होता गया, उसी के पास सारा पैसा चला गया और इसी पैसे से सारी मीडिया उसी के पास चली गई। और यही जो मोनोपोली है, एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ इंडस्ट्री जा रही है, इससे प्रोडक्शन सेक्टर में कमी आती है। कंपटीशन नहीं होता तो वो चीज़ें कंपटीशन न होने की वजह से जो कुशलता के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि आज के दिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस में चल रहा है, नेगेटिव ग्रोथ हो रही है और इसी के कारण जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को उन्होंने त्वरित रूप से सुलझाने की अपील की। उन्होंने बताया कि भारत में पैदल यात्रा करके सीधा संपर्क जो उन्होंने लोगों से साधा है वो पश्चिमी देशों में देखने को नहीं मिलता है। हर जगह ज़रूरत है कि सत्ता खुद चलकर जनता की चौखट पर जाए और उनको सुने। समराइज करते हुए उन्होंने बताया कि हमें बातचीत से ही, डायलॉग से ही, हमारे एक्शन से जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनकी सुनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अपनी मर्जी दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए, ना ही समाज में और ना ही व्यवसाय में। और यही उनका टॉपिक भी था कि लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी। अपने पूरे लेक्चर में राहुल गांधी ने जोर दिया है कि सहज होकर सहनशीलता से हमें सामने वाले की बात सुननी चाहिए, चाहे राजनीति हो, व्यवसाय हो या फिर सामाजिक व्यवहार। पर यहाँ भी गोदी मीडिया ने सेंध लगा दी और क्या कहा सुनिए आप।
लर्निंग टू लिसन इन दी 21st सेंचुरी, इस विषय पर उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया था। इस पूरे दौरान उन्होंने लर्निंग टू लिसन पर तो कोई बात नहीं की, सिर्फ अपने भारत को बदनाम करते रहे, बताते रहे कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, भारत का लोकतंत्र भी खतरे में है, भारत की सरकार भी कोई काम नहीं करती और भारत में बिल्कुल इस समय बुरी स्थिति है। पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक है लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी, ये टॉपिक राहुल गांधी ने खुद ही डिसाइड किया था कि मैं इस मुद्दे पर बोलूँगा। पर टीवी पर गोदी मीडिया ने आपको बताया कि इस टॉपिक पर बोलने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को बुलाया गया था और वो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्यों? उन्होंने तो आपको दिखाना था 2-3 मिनट का क्लिप्स उठाकर, छोटी छोटी जो उनके एजेंडे में फिट होती हैं। हमने जो आपको पूरा भाषण के बारे में बताया कि क्या क्या उन्होंने यात्रा में एक्सपीरियंस किया, क्या सोचते हैं इकोनॉमिक मॉडल यूएसए और चाइना के बारे में वो, और कैसे डायलॉग के साथ, बातचीत के साथ हर काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में उनकी क्या सोच है, इसके बारे में तो गोदी मीडिया ने बताया ही नहीं। राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया कि डेमोक्रेसी और कंपाइलिंग टाइप के इन्वायरमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसमें, इन दोनों में से किसमें अच्छा काम करेगा। ये सवाल जब उठा तो उन्होंने कहा कि आप डेमोक्रेसी में बहुत अच्छे तरीके से फल फूल सकते हैं और इसके लिए भारत एक अच्छी जगह हो सकता है। भारत पूरे प्लेनेट पर सबसे अच्छी जगह है डेमोक्रेसी जैसे खुले वातावरण में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने को लेकर। यहाँ 30 राज्य हैं, अलग अलग मॉडल यहाँ सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। तो आप एनालिसिस कीजिए, तो वो भारत का अपमान कर रहे हैं या भारत का मान बढ़ा रहे हैं। जब आप राहुल गांधी को एक राजनेता की भांति नहीं, एक स्टेट्समैन के नज़रिए से सुनेंगे तो पाएंगे कि जिस बात का राहुल जिक्र कर रहे हैं वास्तव में वही तो आपके दिमाग में चल रहा है, वही तो चारों तरफ हो रहा है। जिस चीज़ को आप किसी के आगे कहने से कतराते हैं, उसको बताने के लिए राहुल गांधी ऐसा माहौल दे रहे हैं कि फटाक से उनके आगे वो बात बोल देते हैं। उनके बोले गए शब्दों के तार जब आप शांति के साथ बैठकर स्थितियों से जोड़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी सबका नज़रिया चीज़ों को परखने का अलग अलग है। कभी हम दूसरों के बताए हुए नज़रिए को ही मान लेते हैं, तो कभी समय के अभाव के चलते जो दिखाया जा रहा है उसी को अपना लेते हैं। जाते जाते आपको सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट निर्णय के बारे में बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया है और पक्षपातपूर्ण हो गया है। वो बड़ा वर्ग कौन सा है जो निष्पक्षता से खबर नहीं दिखा रहा है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अंधेरा काफ़ी हो गया है, लाइटनिंग कम है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नमस्कार।